ठीक है, अब इधर देखना बच्चों, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के ऊपर फोकस करना। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, बोर्ड के ऊपर फोकस करना। अब सर अपने को क्या पढ़ना है अब अपने को ऐसे 330 पढ़ना है। देखो ऐसे 330 का सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव समझो। सबसे पहले तो ऐसे 330 का क्या करो, ऑब्जेक्टिव समझो। तो सर ऐसे 330 का ऑब्जेक्टिव का अगर अपने बात करेंगे तो सर ऐसे 330 के मोटे मोटे दो ऑब्जेक्टिव हैं। ऐसे 330 पहली चीज तो ये बोलता है कि ऑडिटर को क्या करना है। भाई आपने ऐसे 315 के अकॉर्डिंग बोले रिस्क तो असेस कर ही रखा है, तो ऐसे 330 बोलता है कि सबसे पहले काम करो, आप अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करो। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो ये चीज, ये पहली चीज क्या बोलता है, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म further audit procedures whose nature, timing and extent will be determined according to assess risk of material misstatement। देखो पहले स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव समझो। स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है डिजाइन करना और परफॉर्म करना एफएपी। स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, डिजाइन करना और परफॉर्म करना फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और जो ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन एंड परफॉर्म करेगा उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। देखो पहले स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है एफएपी लगाना। एफएपी क्या होते हैं, एफएपी क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। एफएपी क्या होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। व्हाट इज एफएपी, एफएपी इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है एफएपी लगाना। अब वो जो एफएपी लगाएगा ये बोल रहा है कि किसके अकॉर्डिंग लगाना है, बोले अकॉर्डिंग टू असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट लगाना है। ये तो स्टैंडर्ड का पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा स्टैंडर्ड यही बोलता है, दूसरा बेटा स्टैंडर्ड यही बोलता है कि ऑडिटर जो भी रिस्क उसने असेस किया है उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा। रिस्पॉन्स मतलब आगे क्या करना है, दैट रिस्पॉन्स हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द रिस्क। तो बोले ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड इंप्लीमेंट overall response, auditor shall design and implement overall response to address मतलब इसको कवर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, to manage, to address, assess risk of material misstatement। आपको डिजाइन करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है, अपना ओवरऑल रिस्पॉन्स एड्रेस करने के लिए असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल रहता है इसीलिए मैंने आपको पहले इसके ऑब्जेक्टिव्स को थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। आप ये मान लो, ये मैंने रिवीजन तौर पे नहीं बताया, मैंने पूरा समझाया ही आपको। अच्छा, अब जैसे ऑडिट में दो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, ऑडिट में दो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। तो हम जो पहला डिस्कशन करेंगे वो करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे, फिर हम करेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे। ठीक है, ठीक है। अब सर सुनो, सबसे पहला, क्या ऑडिट में हमेशा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने, क्या ऑडिट में हमेशा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाने? तो मैंने आपको कॉपी में कुछ कंडीशंस लिखा रखी हैं और मैंने आपको बोला हुआ है कि अगर ये कंडीशन पूरी होंगी तो ऑडिट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाया जाएगा, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो ध्यान रखना ऑडिट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं अप्लाई होगा। तो ऑडिट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल तभी अप्लाई होगा जब जो मैं आपको क्या बता रहा हूं, कंडीशंस बता रहा हूं, वो क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। अब दो कंडीशन थी, दोनों में से एक, या तो सर सिंपल सी कंडीशन एक है कि ऑडिटर को पता है कि अगर उसने सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाए तो उससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, अगर सिर्फ सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने से आपको पता है
कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलेंगे तो साथ में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी अप्लाई करो। तो पहली कंडीशन क्या है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन, substantive procedures alone, substantive procedures alone cannot provide sufficient and appropriate audit evidences। या तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल तब लगाओ, या लॉ बोला ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल तब लगाएगा जब ऑडिटर को यह एक्सपेक्टेशन थी कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है। मैंने जब रिस्क असेस किया तब मुझे यह एक्सपेक्टेशन आई थी कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है। अब सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है, श्योर होने के लिए मैं क्या अप्लाई करूंगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कब अप्लाई करेगा? ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन, ऑडिटर कोई एक्सपेक्टेशन है, ऑडिटर्स एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल्स आर, ऑडिटर्स expectation that controls are operating effectively। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो फिर ऑडिटर ऑडिट पे जाके क्या अप्लाई करेगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। फिर एक अगला टॉपिक आता है, एक अगला टॉपिक आता है क्या? अब अगला टॉपिक आता है बेटा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। नेचर का मतलब है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में चेकिंग कितनी करनी, चेकिंग क्या क्या चीजों की करनी है, और एक्सटेंट का मतलब होता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इफेक्टिव कितना डेप्थ में जाके चेक करना है। एक्सटेंट मतलब कि डिटेल चेकिंग कितनी करनी है, लेवल ऑफ चेकिंग क्या होना, और नेचर मतलब चेकिंग में क्या क्या करना है। तब नेचर के अंदर बेटा 4 बातें चेक होनी है, ध्यान रखना। नेचर के अंदर कितनी बातें चेक होनी है? 4। सबसे पहले ऑडिटर देखेगा कंट्रोल्स लगाए कैसे गए, हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड। हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड मतलब जैसे स्टॉक की चोरी रोकनी थी तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, सिक्योरिटी गार्ड रख दिए, स्टॉक के रिकॉर्ड्स बना दिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कर दिए। फिर क्या वो कंट्रोल्स रेगुलरली फॉलो हुए हैं? कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड, कंसिस्टेंसी विद विच दे वर अप्लाइड। सर कंसिस्टेंसी से अप्लाई करने का मतलब होता है, कंसिस्टेंसी से अप्लाई करने का मतलब होता है कि उन कंट्रोल्स को रेगुलरली फॉलो करना, रेगुलरली इंप्लीमेंट करना। और अपने को लास्ट चीज ये देखनी, कंट्रोल्स लगाए किसने। लगाने वाला बंदा अच्छा होगा तभी कंट्रोल्स अच्छे लगेंगे। बाय होम दे वर अप्लाइड। और इसी में फिर मैंने एक पॉइंट और पढ़ा रखा है कि सर कई बार एक कंट्रोल दूसरे कंट्रोल पर डिपेंड करता है, जिन्हें हम इनडायरेक्ट कंट्रोल्स बोलते हैं। तो अगर हमारे कंट्रोल्स इनडायरेक्ट कंट्रोल्स पर डिपेंडेंट है, अगर हमारे कंट्रोल्स इनडायरेक्ट कंट्रोल्स पर डिपेंडेंट है, तो ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा कि इनडायरेक्ट कंट्रोल्स को चेक करना है, नहीं करना है, करना है तो कितना डेप्थ में करना है। तो अगला पॉइंट क्या आता है? ऑडिटर क्या देखेगा? डिटरमाइन वेदर देयर इज नीड टू एग्जामिन, determine whether there is need to examine indirect controls। ये तो अपना टॉपिक हो गया बेटा, नेचर ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का। भाई नेचर में तो ये सारी बातें चेक हो गई, कि भाई नेचर मतलब चीजें चेक क्या करनी है, तो 4 बातें चेक करनी है, लिखी भी होंगी चारों। अच्छा, अब एक्सटेंड मतलब कंट्रोल्स को चेक करना है तो कितना डेप्थ में करें। तो अगर मुझे कंट्रोल्स को चेक करना है तो मैं कितने डेप्थ में चेक करूंगा, वो डिपेंड करता है अगेन कुछ फैक्टर्स पे। पहला, कंट्रोल कितने फ्रीक्वेंटली अप्लाई किए जा रहे हैं। देखो समझना, कंट्रोल जितने ज्यादा फ्रीक्वेंटली अप्लाई होंगे वो उतने ज्यादा इफेक्टिव होंगे, उनको ज्यादा डेप्थ में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज अगर हम कोई टॉपिक बार बार पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा आएगा, तो बाद में रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट। तो पहला फैक्टर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल्स विद इन एंटिटी। अपने को देखना है कि कंट्रोल्स एंटिटी में कितना फ्रीक्वेंटली परफॉर्म होते हैं।
एक पॉइंट क्या हो गया भाई, अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं कि हमें कंट्रोल्स को कितना डेप्थ में चेक करना है। अब कंट्रोल्स को कितना डेप्थ में चेक करना है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक पहला फैक्टर हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल्स विद इन द एंटिटी। दूसरा हो गया एक सिंपल फैक्टर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन क्या है। अब देखो तुम्हें पूरा सिलेबस हो गया, अब हम तो रिवीजन मोड में चल रहे हैं। डिविएशन वर्ड का मतलब तो आना चाहिए। डिविएशन वर्ड का मतलब होता है कि कंट्रोल से कंप्लायंस नहीं करना। तो अगर कंट्रोल से रेट ऑफ डिविएशन ज्यादा होगी तो हमको कंट्रोल्स को डेप्थ में भी चेक करना ज्यादा पड़ेगा। अगला पॉइंट है रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस टू बी ऑब्टेन्ड। बहुत लॉजिकल टॉपिक है। आपको कंट्रोल्स की चेकिंग करने के लिए जितने ज्यादा रेलेवेंट और रिलायबल एविडेंसेस चाहिए, आपको चेकिंग उतनी ज्यादा डेप्थ में करनी पड़ेगी। आपको एक सब्जेक्ट में जितने ज्यादा मार्क्स लाने पढ़ाई उतनी ज्यादा करनी पड़ेगी। वैसे ही जितने ज्यादा रेलेवेंट और रिलायबल एविडेंसेस टू बी ऑब्टेन्ड है, मतलब ऑब्टेन करने हैं, उतनी डेप्थ में आपको कंट्रोल्स की चेकिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? और एक पॉइंट और था, extent to which audit evidence is obtained from test of other controls। ये क्या टॉपिक है? extent to which evidence is obtained from test of other controls। मान लो जिस एरिया में हम कंट्रोल चेक कर रहे हैं उस एरिया में मोर देन वन कंट्रोल बने हुए हैं। समझना इस फैक्टर को। जिस एरिया का हम कंट्रोल चेक कर रहे हैं उस एरिया में मान लीजिए मोर देन वन कंट्रोल बने हुए हैं और दूसरे वाले कंट्रोल हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं और वो कंट्रोल्स अच्छे हैं। तो अगर अदर कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं तो ये वाला कंट्रोल के लिए ज्यादा चेकिंग करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिंपल है। आज इन्वेंट्री पे मान लो दो कंट्रोल है, फिजिकल वेरिफिकेशन और सीसीटीवी कैमरा। तो सीसीटीवी कैमरा बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं चेक कर चुका हूं, तो फिर मैं जब फिजिकल वेरिफिकेशन करूंगा तो उतना डेप्थ में करना नहीं पड़ेगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करके ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि इंटरनल कंट्रोल्स को कितना ज्यादा डेप्थ में अपने को चेक करना है। तो ये टॉपिक हो गया नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। आया नहीं आया समझ में? एक टॉपिक हमने टीओसी अप्लाई करने की कंडीशन पढ़ ली और एक टॉपिक अपने स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। ठीक है। अब सर एक टॉपिक आता है, क्या टॉपिक आता है? अब सर एक टॉपिक आता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या टॉपिक आता है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम है। क्या ऑडिट करते वक्त प्रीवियस ऑडिट में जो एविडेंसेस लिए हैं वो यूज कर सकते हैं क्या? जैसे मैं इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग कर रहा हूं, तो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करते वक्त मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मैं तो लास्ट ईयर ऑलरेडी चेकिंग करके बैठा हुआ हूं। मान लो किसी एंटिटी की ऑडिट मैंने लास्ट ईयर भी करी थी, तो लास्ट ईयर जब मैंने ऑलरेडी ऑडिट करी हुई है तो मैं इस साल वापस से क्यों ऑडिट करूं? मैं तो लास्ट ईयर वाले एविडेंसेस यूज कर लूंगा। तो पहले एक जनरल पॉइंट तो ये है, पहले हेडिंग बना तो अच्छा, यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट्स। यूजिंग ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम प्रीवियस ऑडिट्स। ठीक है। क्या प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस को यूज किया जा सकता है? तो मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस यूज करने नहीं करने मत करना। बट अगर आपको प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस यूज करने हैं तो सबसे पहले एक जनरल पॉइंट पेपर में लिख के आना। ऑडिटर ये देखेगा क्या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में कंट्रोल्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं क्या? अगर कंट्रोल्स में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं तो फिर आप प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ऑडिटर क्या देखेगा? ऑडिटर shall consider whether
significant changes in controls have occurred, significant changes in controls have occurred when compared to previous audit, when compared to previous audit. Audit evidence of previous audit, audit evidence of previous audit can be used only when there are no significant changes. पहले तो ये बात याद रखना, प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस आप तभी यूज कर सकते हो जब कंट्रोल्स में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आए. अब कुछ फैक्टर्स हैं लिखे हुए हैं बुक में, इन फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसीजन होता है, इन फैक्टर्स को कंसिडर करके डिसीजन होता है कि प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस हमें यूज करने हैं या प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस हमको यूज नहीं करने. फिर बोल रहा हूं कुछ फैक्टर्स होते हैं, इन फैक्टर्स को कंसिडर करके ऑडिटर डिसीजन लेगा कि प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस को यूज करना है नहीं करना. अब क्या क्या फैक्टर्स है मैं बताता हूं. पहला, इंटरनल कंट्रोल्स के जितने भी एलिमेंट्स हमने सीखे आज. इंटरनल कंट्रोल के क्या एलिमेंट्स थे? कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज, आरएपी, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एक्टिविटी. वो सारे कंपोनेंट्स इफेक्टिव है या नहीं? कंपोनेंट्स अच्छे होंगे तो हम प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस को यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे. तो पहला फैक्टर क्या हो गया? बोलो, ऑडिटर शैल कंसिडर इफेक्टिवनेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स. और फिर आप पेपर में क्या कर सकते हो? इन एलिमेंट्स के नाम लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल, कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज, आरएपी, मॉनिटरिंग, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, एटसेट्रा. अच्छा, नेक्स्ट आप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल देखो. क्या देखो? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल. कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि कंट्रोल मैनुअल है या ऑटोमेटेड है. देखो, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स क्या होते हैं? एक साल अच्छे हैं तो अगले साल भी अच्छे ही होते हैं, बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती. मैनुअल कंट्रोल्स में चेकिंग ज्यादा करनी पड़ती है. तो अपने को क्या देखना है? ऑडिटर शैल कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल्स. ऑडिटर विल कंसिडर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल्स, दैट इज ऑटोमेटेड और मैनुअल. अगला पॉइंट क्या है? ऑडिटर देखेगा कंपनी के जनरल आईटी कंट्रोल्स कैसे हैं. अगर देखो, जनरल आईटी कंट्रोल आज पढ़ा है मैंने, ओवरऑल कंट्रोल होते हैं. अगर जनरल आईटी कंट्रोल अच्छे हैं तो ओवरऑल बिजनेस की वर्किंग अच्छी होनी है. तो एक ऑडिटर क्या देखेगा? इफेक्टिवनेस ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल्स. अगर जनरल आईटी कंट्रोल्स अपना काम अच्छे से करेंगे तो नॉर्मली प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस को यूज किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट ऑडिटर क्या देखेगा? नेक्स्ट ऑडिटर क्या देखेगा? ऑडिटर ये देखेगा कि क्या कोई पर्सनल चेंजेस हुए हैं, क्या इंप्लॉइज चेंज हुए हैं क्या. क्योंकि अगर इंप्लॉइज चेंज होंगे तो नॉर्मली आपको कंट्रोल्स वापस से चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जिन लोगों ने कंट्रोल लगाया वो अलग लोग हैं और करंट ईयर में जो कंट्रोल लगा रहे हैं वो अलग लोग हैं. तो अपने को क्या देखना पड़ेगा? पर्सनल चेंजेस अफेक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स. ठीक है. और एक जनरल फैक्टर है, देखो ये हर जगह आता है उछल के, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. देख लो कितना है. जिन एंटिटीज में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम रहेगा वह हम आराम से प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस यूज कर लेंगे, और जिन एंटिटीज में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा रहेगा वो हम यही सोचेंगे कि हम प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस को यूज ना करें. तो इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ऑडिटर ये डिसीजन लेता है कि प्रीवियस ऑडिट के एविडेंसेस को यूज करना है या नहीं करना है. ठीक है. और मेरे हिसाब से बस इस स्टैंडर्ड में एक लास्ट टॉपिक आपको आना चाहिए मेरे हिसाब से. उसके बाद अगर आप अपने नोट्स में भी देखोगे तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की डेफिनेशन है, वो हम ऑलरेडी कई बार कई जगह पढ़ चुके हैं, ज्यादा माथा पच्ची पालने की उसमें जरूरत है नहीं. मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक, और ये आ भी सकता है पेपर में इस स्टैंडर्ड के लिए कि अगर आपको कंट्रोल से डिविएशन मिलते हैं तब आपको क्या करना है. तो टॉपिक है स्पेसिफिक इंक्वायरीज
by auditor when deviations from controls are detected. अगर कंट्रोल से डिविएशन मिलती है तो ऑडिटर आगे क्या इंक्वायरी करेगा, क्या चेकिंग करेगा? तो देखो सुनो, ये पॉइंट मैं थोड़ा समझा के बताता हूं, फिर हम इस चैप्टर का रिवीजन कंक्लूड करेंगे। देखो सबसे पहला, अगर कंट्रोल से डिविएशन मिलती है तो अब हमें पहला फैसला तो यह लेना है कि हम कंपनी के कंट्रोल्स पे रिलाय करें या ना करें। थोड़ी बहुत डिविएशन मिलेगी तो रिलाय कर लेंगे, ज्यादा डिविएशन मिलेगी रिलाय नहीं करेंगे। तो ऑडिटर को पहली चीज क्या देखनी? ऑडिटर ये देखेगा whether test of controls that have been performed, provide an appropriate basis for रिलायंस ऑन कंट्रोल्स। बोलो आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है। दूसरा है भाई, अब कंट्रोल से हमें डिविएशन मिल गए तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाऊं क्या? नहीं, कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो मैं ऑलरेडी लगा चुका हूं, लेकिन मुझे तो क्या मिल गए? डिविएशन मिल गए। तो अब ऑडिटर देखेगा वेदर एडिशनल टेस्ट ऑफ controls are necessary। और लास्ट, ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखेगा कितना है, क्योंकि आज अगर इंटरनल कंट्रोल से डिविएशन होगी, पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ेगा और उस रिस्क को मैनेज करने के लिए हमें सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे। तो आखिरी पॉइंट है, ऑडिटर क्या देखेगा? पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट needs to be addressed यानी needs to be managed। आप उस रिस्क को मैनेज करोगे कैसे? using substantive procedures। बोलो आया? ये बेटा चैप्टर था। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सीक्वेंस वाइज मैंने आपको रिवाइज करा दिए। कोई इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो हमने अपने सीक्वेंस में मिस कराओ। आती है बात समझ में? नहीं आती है बोलिए यस और नो। पक्का क्लियर है? तो चैप्टर अपना होता है फिनिश्ड। कंक्लूड करूं रिवीजन? वेरी गुड।